रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो हमारे पास जब भी लाइट रे किसी इस तरीके के इंटरफेस पे आती है, सरफेस पे आती है, तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाती है या फिर थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन वगैरह तो अभी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहला तो ये कि हमारे पास इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होती है। दूसरा ये कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो इस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारा वो लॉ था कि तीनों सेम प्लेन में होते हैं, उस पे बेस्ड हमारे पास इस तरीके से ये रूल आ जाता है वेक्टर फॉर्म में। अगर ऐसा हो गया कि आपको बोला गया कि भाई ये इंसिडेंट रे आ रही थी, उसका डायरेक्शन है हमारे पास, तो हमारे पास ये आई कैप होगा। बोल दिया कि हमारे पास एक सरफेस है, तो सरफेस अगर मुझे प्लेन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया तो उससे परपेंडिकुलर हमारे पास एन कैप इस तरीके से आएगा ना। जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एन कैप होता है, वो भी मुझे पता चल जाएगा। अगर मुझे आई कैप पता है, एन कैप पता है, तो ये मुझसे पूछा जाएगा सवाल में, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हमारे पास ये आई वेक्टर है, एन वेक्टर है, इन दोनों का आप यूज़ करोगे। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है ना, तो ये एक स्केलर नंबर आने वाला है बीच में, फिर से एन कैप लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसको याद कर लो। इससे बेस क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर पूछे गए तो। इतना ही है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम आगे चलते हैं। Two plane mirrors A and B are aligned parallel to each other as shown in the figure. A light ray is incident at angle 30 degree at a point just inside one end of A. The plane of incidence coincides with the plane of the figure. The maximum number of times the ray undergoes reflection before it emerges out is. तो इसमें देखो हमें यहाँ से लाइट रे इस तरीके से आएगी। अब लाइट रे आएगी, फिर यहाँ से ये इस तरीके से जाएगी, फिर इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हुए, इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो आप इसमें ये समझो कि एक रिफ्लेक्शन के बाद हम इतना डिस्टेंस चलते हैं, है ना, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर हम इतना डिस्टेंस और चलते हैं। अगर सिर्फ इस डायरेक्शन के डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो पर रिफ्लेक्शन मेरे पास एक अमाउंट है कि यार मैं एक्स डायरेक्शन में इतना चलता हूँ, तो आपको टोटल डिस्टेंस पता है, आपको पता चल जाएगा कि कितने बार रिफ्लेक्शन होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, है ना, ये। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक डिस्टेंस हो गया जिसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से एक्स। इन वन रिफ्लेक्शन मेरे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल हो जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू एक्स है ना। तो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल में हमारे पास ये वाला एंगल है 30 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। मैं लिख दूंगा tan 30 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 0.2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 0.2 इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये इस तरीके से आ गया। अब एक रिफ्लेक्शन में मैं x चल लेता हूँ, n रिफ्लेक्शन में मैं n टाइम्स x चल लूँगा, और nx की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। nx इज इक्वल टू 2√3 हमारे पास आता है। x की जगह रख देंगे n, अच्छा n तो एज इट इज़ है 0.2/√3 इज इक्वल टू 2√3। यहाँ से हमारे पास ये इस तरीके से कट जाता है 10 टाइम्स, और हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है n इज इक्वल टू 30 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा ही सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। डेविएशन, इसका मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास मान लो कोई लाइट रे यहाँ पर इस तरीके से इंसिडेंट है, इस तरीके से, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा कहलाया जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल के साथ, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, तो यहाँ पर दिस विल बिकम आई। अब ये इंसिडेंट एंगल है, तो यहाँ से हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से जाएगी, ये हो जाता है हमारे पास आर। डेविएशन किसको बोला जाएगा? डेविएशन बोला जाएगा कि भाई हमारी लाइट रे जा तो उधर रही थी, उधर जाते जाते वो मुड़ गई, अब इस तरफ जाती है, तो जो डेविएशन आया है वो एंगल एक्चुअली ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल्टा। देखो डेल्टा प्लस आर प्लस आई की वैल्यू होनी चाहिए, टोटल एक लाइन में एंगल होता है वो 180 डिग्री, तो डेल्टा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं आई के बराबर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस 2 टाइम्स आई।
या फिर इसी को आप लिख सकते हो पाई माइनस 2i। यही है हमारा डेविएशन। बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। रोटेशन ऑफ मिरर। हमारे पास देखो इस तरीके से एक लाइट आ रही थी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मान लो मैंने इस मिरर को रोटेट कर दिया इस तरीके से, लेट्स से एक्स एंगल से, तो हमारे पास अब जो मिरर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। ये आ गया मेरे पास नया वाला मिरर। इसे मैंने इस तरीके से एक्स अमाउंट से घुमाया, तो और क्या चीज़ हो जाएगी। देखो मिरर घुमाया तो मिरर के साथ साथ उसका नॉर्मल भी घूमेगा, तो हमारे पास नया नॉर्मल आएगा जो अब इस तरीके से होगा, है ना। ये अब मिरर के परपेंडिकुलर है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नापा जाता है नॉर्मल से। पहले नॉर्मल ये थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था आई, अब नॉर्मल ये हो चुकी है ना, इस तरीके से। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये हो चुका है इतना बड़ा। अच्छा, ये एंगल एक्स था, इसको एक्स से घुमाया तो ये भी हमारे पास एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी एक्स। और अब मेरे पास नया एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको मैं क्या बोलूँगा, दिस विल बी माई आई डैश। अच्छा, ये मेरे पास नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, तो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे इसी अमाउंट से इस तरफ आएगा मेरे पास आर डैश, और ये हो जाएगी हमारी नई रिफ्लेक्टेड रे। चेंज इन डायरेक्शन कौन सा है, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पर डेल्टा, कौन सा वाला एंगल चेंज इन डायरेक्शन कहलाएगा। देखो हमारे पास इंसिडेंट रे इस तरीके से जा रही थी रिफ्लेक्ट होकर, अब रिफ्लेक्ट होकर के वो इस तरीके से जा रही है। तो हमारे पास जो चेंज इन डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास ये वाला एंगल है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, है ना। ये डेल्टा मुझे पता करना है। अगर मैंने मिरर को एक्स अमाउंट से घुमाया तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे क्या, कितना एंगल चेंज हो गया। तो डेल्टा की जो वैल्यू आती है वो देखो किस तरीके से मैं पता करूँगा, किस तरीके से मैं पता करूँगा, करेक्शन। उसके बाद इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल को सबट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास ये डेविएशन बच जाता है। देखो ये पूरा का पूरा जो एंगल है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आई डैश प्लस आर डैश, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाती है आई डैश प्लस आर डैश माइनस, यहाँ से इस पूरे को मुझे सबट्रैक्ट करना है, वो है आई प्लस आर, माइनस आई प्लस आर। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स आई डैश माइनस आई। ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आई डैश की वैल्यू आर डैश के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और आई की वैल्यू आर के बराबर है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो आई डैश और आई के बीच में कितना डिफरेंस है। आई डैश ये पूरा एंगल है, आई ये पूरा एंगल है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है एक्स के बराबर। एक्स क्या था, जो हमने मिरर को रोटेट किया था, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स एक्स के बराबर, दिस इज इक्वल टू 2x। यहाँ से पता चलता है डेल्टा इज इक्वल टू 2x। यानी कि अगर मैं मिरर को x अमाउंट से घुमाता हूँ तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे 2x अमाउंट से रोटेट हो जाती है। और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्शन किस तरीके से, जिस दिशा में ये घूम रहा था उसी दिशा में हमारे पास डेविएशन आ रहा है। अगर आप एक्स इस तरीके से मूव करते तो डेविएशन इस तरफ आता है। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ मच द मिरर शुड बी रोटेटेड टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल। हमारे पास ये इंसिडेंट रे थी तो हम इसको नहीं छेड़ सकते, ये ऐसे ही आती रहेगी। मिरर को कितना रोटेट करेंगे हमारी रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया देखो, इसमें पहली अप्रोच क्या होगी, अगर मुझे इस लाइट की रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल करना है तो बेसिकली इसको मैं इस तरफ मोड़ दूं 30 डिग्री से, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे जो डेविएशन की ज़रूरत है वो होना चाहिए 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। इसको मैं लेट से अभी के लिए लिख देता हूँ ताकि हमें थोड़ा समझ में आता रहे चीज़ें हो क्या रही हैं। काउंटर क्लॉकवाइज, ऑलराइट। अच्छा, इस डेविएशन की वैल्यू होती है 2 टाइम्स एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती है 15 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। अगर मैं मिरर को घुमा दूँ इस तरीके से, अगर मेरा मिरर हो जाए तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। लेकिन ये 15 डिग्री यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो क्या मैं नन ऑफ दीज को मार्क कर दूंगा? नहीं, मुझे और चीज़ें चेक करनी चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्या ये लाइट रे सिर्फ इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो सकती है? क्या ये लाइट रे अगर यहाँ से
इस तरीके से निकलती रिफ्लेक्ट होके, तो भी तो इसको हम बोलते कि लाइट रे हॉरिजॉन्टल हो गई है। उस केस में देखो यहाँ पर अभी इस तरफ ये जा रही थी, उस केस में इसको कितना मूव होना पड़ता, उस केस में इसको जाना पड़ता। देखो ये टोटल एंगल है 180 डिग्री, 180 प्लस 30। तो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू लिखता 180 प्लस 30, इसको मैं बोल देता कि भाई ये वाली वैल्यू 2x है ना। पहली बात तो 180 प्लस 30 मैंने इसको इस तरीके से घुमाया है ना, पहले ये इधर जा रही थी, अब ये इधर जा रही है, तो मैंने कितना घुमाया, इसको मैं लिखूंगा ये है काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 2x। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलती है 180 प्लस 30 कितना हो जाता है, 210 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो जाता है 105 डिग्री, 105 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, इसीलिए 105 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो गलती से आप इसको ये मत मार्क कर देना। अब यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें और एक ऑप्शन आ सकता है। देखो अगर इस लाइट रे को मैं इसी तरफ करना है तो इसको ऐसे क्यों घुमाना है मेरे को, मैं इसको इस तरीके से भी घुमा सकता था, है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाता तो उस केस में क्या होता, देखो यहाँ पर ये जो डेविएशन आता है ये कितना आ जाता है आपकी बार 180 टोटल था माइनस 30, मेरे पास तीसरा केस बन सकता है डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। अगर मैं इसको 2x के बराबर कर दूं तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलती है, वो कितनी आ जाती है 75 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि ये हो जाता है 150, 150 का हाफ हो जाता है 75 डिग्री। अच्छा जब मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर रहा था तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये x की वैल्यू भी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो क्या 75 भी हमारा आंसर हो सकता है, तो यहाँ पर आपको सोचना है यह आंसर नहीं हो सकता। देखो अगर इस मिरर को मैं इस तरीके से 105 डिग्री घुमाता हूं तो मेरा मिरर बेसिकली कुछ इस तरीके से आ जाएगा और लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हॉरिजॉन्टल हो सकती है। लेकिन अगर मैं मिरर को इस तरीके से 75 डिग्री घुमा दूं, 75 डिग्री यानी मेरा मिरर कुछ इस तरीके से आ गया, अब मेरा मिरर इस तरीके से आ चुका है, यहाँ पर लाइट रे अभी भी आ रही है और उस हमारी इन इक्वेशन को नहीं पता मिरर की सिल्वरिंग हमने किस तरीके से करी है, तो मिरर की इन इक्वेशन के हिसाब से तो उसे लगेगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकती है, लेकिन रियलिटी में हम जानते हैं ये रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास 105 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाता है, 15 डिग्री का ऑप्शन ही नहीं दिया था। इस तरीके के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देख करके सॉल्व करने की कोशिश करना, एग्जाम में गलती मत कर देना जल्दी जल्दी में, नन ऑफ दीज मार्क कर दिया। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है, एक बढ़िया से प्यारे से जबरदस्त क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 40 दिन में पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीटली कवर कर लिया विद लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। उसके अलावा 40 हैं हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, तो 40 80 प्लस वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे सारी की सारी PDF फ्री हैं, आप उनको अभी के भी डाउनलोड कर सकते हो। रिवाइज करने में आपको आसानी होगी तो उसको भी ज़रूर देखना, उसका लिंक वही है डिस्क्रिप्शन में। साथ में डिस्क्रिप्शन में है मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक, तो उसको भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जा रहे हैं पैन इंडिया रोड ट्रिप पे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर व्लॉग में, यू डिसाइड, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।